रशिया यूक्रेन वॉर को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और आज भी दोनों साइड से वॉर एंड होने के कोई खास सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। 24 फरवरी 2022 इस दिन रशिया ने यूक्रेन में मिलिट्री इन्वेजन शुरू किया था। तब से लेके अभी तक बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन को बल्कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को अफेक्ट किया है एंड ऑफ कोर्स हमारे देश को भी। यूरोपियन और अमेरिकन नेशंस ने रशिया को कंट्रोल करने के लिए उन पे कई तरह के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सैंक्शंस इंपोज किए थे, जिनमें से सबसे अहम मुद्दा था रशियन ऑयल के इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस। रशिया की जीडीपी में क्रूड ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स एक क्रिटिकल पोर्शन होल्ड करते हैं, इसलिए यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज रशियन ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा के उनको इकोनॉमिकली अफेक्ट करना चाहते थे। उन्होंने रशियन ऑयल और गैस पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए या इवन प्राइस कैप्स भी इंपोज किए। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली यूरोपियन कंट्रीज अपने एनर्जी नीड्स के लिए रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे हैं। ऐसे में रशियन ऑयल और गैस पे इंपोर्ट बैन या रिस्ट्रिक्शंस लगाना उनकी इकोनॉमी को भी हर्ट कर रहा था। इंडिया के नजरिए से देखें तो इन इवेंट्स के चलते इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे थे और ये इंडियन इकोनॉमी के हेल्थ के लिए अच्छे साइंस नहीं थे, क्योंकि इंडिया अपनी 85% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स को इंपोर्ट करता है। यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंडियन इकोनॉमी और गवर्नमेंट के लिए फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। ऐसे में रशिया ने इंडिया को हैवी डिस्काउंट्स पे क्रूड ऑयल ऑफर करना शुरू कर दिया और इंडिया ने भी इस ऑफर को दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया। जाहिर सी बात है कि इंडिया के इस डिसीजन से यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज खुश नहीं थे और उन्होंने कई बार इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया को इस इशू को लेके कॉर्नर करने की कोशिश भी की, लेकिन इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके काफी क्लियर था। यूरोप हैज मैनेज्ड to reduce its imports while doing it in a manner in which it is comfortable for Europe. Comfortable? If that, comfortable it's manageable. No, it's manageable. Maybe a little bit of an It's manageable. Now, if at 60,000 euros or whatever is your per capita income, you are so caring about your population. I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. वॉर को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और आज रशिया इंडिया के लिए एक की ऑयल पार्टनर बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट्स में सिर्फ 0.2% क्रूड ऑयल रशिया से आया था, लेकिन आज के दिन इंडिया 28% से भी ज्यादा ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। जनवरी 2023 में इंडिया ने रशिया से 1.27 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जो कि दिसंबर 2022 के 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे से 6% ज्यादा है। दिसंबर 2022 के नंबर को अगर हम दिसंबर 2021 से कंपेयर करें तो वो 33 टाइम्स हायर है। अक्टूबर 2022 में रशिया ने इंडिया के ट्रेडिशनल ऑयल सप्लायर्स जैसे कि इराक और सऊदी अरेबिया को सरपास करके इंडिया को सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट किया था। तब से लेके जनवरी 2023 के 4 मंथ पीरियड में रशिया लगातार इंडिया के लिए टॉप ऑयल सप्लायर रहा है। आप खुद ही अपनी स्क्रीन पे देखिए कि जहां 2021 तक इंडिया के टॉप ऑयल सप्लायर्स में रशिया दिखाई तक नहीं देता था, अब वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर यानी कि इंडिया के ह्यूज ऑयल इंपोर्ट पाई का रशिया ने एक बड़ा हिस्सा ग्रैब कर लिया है। लेकिन अब जरा आप खुद ही सोचिए, एक तरफ यूरोप और यूएस जैसी कंट्रीज रशिया पे डिपेंडेंट होने के बावजूद रशियन ऑयल इंपोर्ट्स रिड्यूस कर रहे हैं, वहीं इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में रशिया एक बड़ा शेयर ग्रैब करता जा रहा है। तो आखिर वेस्टर्न कंट्रीज अपना ही नुकसान क्यों होने दे रही हैं? क्या हम सभी कुछ यहाँ पे मिस कर रहे हैं? जी हाँ, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल ऑयल मैप शिफ्ट होना शुरू हो गया है और इंडिया इसमें एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? आइए समझाती हूँ। इंडिया को रशिया से ऑयल काफी डिस्काउंट पे मिल रहा है और इंडिया इस चीप रशियन ऑयल को बाय करके ना सिर्फ अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर कर रहा है, बल्कि इस क्रूड ऑयल को फ्यूल में रिफाइन करके यूरोप और यूएस भी भेज रहा है। यूएस और यूरोप के 2 गोल्स हैं, एक रशिया का ऑयल रेवेन्यू ड्राई करना और दूसरा ग्लोबल लेवल पे ऑयल सप्लाईज को अफेक्ट ना होने देना, क्योंकि इससे उनकी खुद की इकोनॉमीज भी हिट होंगी। इसलिए भले ही इंडियन और चाइनीज रिफाइनरीज रशियन क्रूड ऑयल बाय करके उन्हें मार्केट प्राइसेस पे एक्सपोर्ट करके हायर मार्जिन्स कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात से एतराज नहीं है क्योंकि इससे उनके दोनों ही गोल्स मीट हो रहे हैं। पहला गोल ये है कि रशिया का ऑयल रेवेन्यू हिट हो, तो यूरोपियन यूनियन ने दिसंबर
दिसंबर 2022 में ही रशियन ऑयल पे $60 पर बैरल का प्राइस कैप लगाया था, यानी कि उन्होंने वेस्टर्न शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनीज को $60 पर बैरल से ज़्यादा के प्राइस पे रशियन ऑयल को हैंडल करने से प्रोहिबिट कर दिया। इसके चलते मार्केट में रशियन क्रूड ऑयल के प्राइसेस और भी ज़्यादा गिरने लग गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, रशियन क्रूड ऑयल का प्राइस पिछले कुछ महीनों से अराउंड $40 पर बैरल या उससे भी नीचे ट्रेड हो रहा है। अब होना क्या था? यूरोपियन यूनियन द्वारा बैन किए जाने के बाद रशिया ने अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स में बने गैप को फिल करने के लिए इंडिया को रिकॉर्ड अमाउंट्स ऑफ क्रूड ऑयल सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन एस्टिमेट्स की माने तो इतने हैवी डिस्काउंट्स पे चाइना और इंडिया को ऑयल देने की वजह से रशिया हर महीने अराउंड $4 बिलियन लूज कर रहा है। इवन दिसंबर के लास्ट वीक में भी रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यू $15 बिलियन से कम हो गया था, जो कि वीक ऑन वीक बेसिस पे 12% का फॉल था। अब बात करते हैं दूसरे गोल की, जो कि ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज ग्लोबल सप्लाई क्रंच को अवॉइड करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें ये इंश्योर करवाना ज़रूरी है कि रशियन ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स का फ्लो इंटरनेशनल मार्केट में कंटिन्यूड रहे। और इसलिए आज के दिन इंडिया का रशियन क्रूड ऑयल को हैवी डिस्काउंट्स पे बाय करना वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के प्लान में एक बग नहीं, बल्कि उसी प्लान का एक नेसेसरी फीचर बन गया है। इंडिया यूरोपियन कंट्रीज द्वारा लगाए गए प्राइस कैप को लेवरेज करके डिस्काउंट पे रशियन क्रूड ऑयल को बाय करता है और सब्सिक्वेंटली रिफाइंड फ्यूल्स को एक्सपोर्ट करता है। और इसी तरह इंडिया ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्टेबलाइज करने में एक की रोल प्ले कर रहा है। जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2023 के डेटा को देखें तो वेस्टर्न नेशंस में इंडिया के फ्यूल एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। आज के दिन इंडिया रिफाइंड क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स का नेट एक्सपोर्टर है, जिसमें से अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस और यूरोप में जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि रिफाइंड प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। जनवरी की ही अगर बात करें तो इंडिया ने न्यूयॉर्क में 89,000 बैरल्स पर डे ऑफ गैसोलीन और डीजल शिप किया था, जो कि लास्ट 4 इयर्स में हाईएस्ट है। इवन यूरोप में भी इंडिया ने 1.72 लाख बैरल्स ऑफ डेली लो सल्फर डीजल एक्सपोर्ट किया था, जो कि अक्टूबर 2021 के बाद से हाईएस्ट लेवल पे है। एक और एग्जाम्पल है यूएस द्वारा इंडियन रिफाइनरी से VGO बाय करना। VGO मतलब वर्जिन गैस ऑयल, जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए एक आइडियल सेमी प्रोडक्ट है। तो यूएस ट्रेडिशनली रशियन रिफाइंड VGO का एक बड़ा बायर रहा है, लेकिन अब क्योंकि वो डायरेक्टली रशिया से VGO बाय नहीं कर सकता, वो रिलायंस एनर्जी और नयारा एनर्जी जैसे इंडियन कंपनीज द्वारा ऑपरेटेड रिफाइनरी से VGO परचेज कर रहा है। और ये बात काफ़ी ऑब्वियस है कि इन इंडियन रिफाइनरीज में प्रोड्यूस VGO रशियन क्रूड ऑयल से ही बनाया जा रहा है। रिजल्ट ये है कि आज के दिन यूएस से रिलायंस से 2 लाख बैरल्स पर डे ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है, जिसमें मेनली VGO है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इंडिया बड़े ही इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है। इंडिया ने अभी तक डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल बाय करके 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा सेव किए हैं। तो इंडिया ना सिर्फ ग्लोबल लेवल पे ऑयल एंड एनर्जी के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, बल्कि अपनी इकोनॉमिक नीड्स को भी प्रायोरिटाइज कर रहा है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में इस बदलते ग्लोबल ऑयल मैप में इंडिया एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा। इसके साथ साथ इंडिया अपने ऑयल सप्लायर्स को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओपेक कंट्रीज का शेयर इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में रिकॉर्ड लो लेवल्स पे है, वहीं बाकी कंट्रीज का शेयर बढ़ रहा है। और ना सिर्फ रशिया बल्कि इंडिया यूएस से भी ऑयल इंपोर्ट बढ़ा रहा है, जिससे हमारा क्रूड बास्केट डाइवर्सिफाई हो और हम फ्यूचर में होने वाले सप्लाई शॉक से इंसुलेटेड रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से स्टॉक्स या इंडस्ट्री पे एनालिसिस चाहिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम गुजराती और मराठी में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.